हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे हमने क्या लर्न किया है, हमने बेसिकली न्यूटन्स लॉ को लर्न किया था, फिर हमने घर्षण को समझा था और हम बात कर रहे थे समतल वृत्ताकार सड़क पर कार की गति का अध्ययन। समतल वृत्ताकार पथ पर तो कार की गति का अध्ययन आपने पढ़ लिया था, जिसमें स्पीड निकल के आ गई थी v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ठीक है, v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी ये निकल के आ गई थी। क्लियर? तो अब हम आज जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपके किस प्रकार से वहां पे वृत्तीय गति होती है। मतलब कोई सड़क बनी हुई है जिसमें मोड़ बना हो, समतल एकदम और मोड़ बना हो, तो हम कार को मुड़ने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है वो कौन प्रदान करता है? वहां पे घर्षण बल प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? घर्षण बल। तो उसका भार तो नीचे की ओर लग जाएगा, ठीक है, और जो प्रक्रिया बल है वो ऊपर की ओर लग जाएगा। तो एक समीकरण तो वहां से बन जाता है और दूसरा समीकरण हमारा अभिकेंद्रीय बल का बन जाता है। और अभिकेंद्रीय बल mv²/r आपको प्राप्त होता है किससे? घर्षण बल से। ठीक है, तो ये दो समीकरण आते हैं, उन दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें अधिकतम चाल है जिससे कि वह बिना स्लिप हुए वहां से गुजर सकती है। अदरवाइज अगर उसकी जो चाल है कार की वो उससे ज्यादा हो जाएगी तो कार क्या होगी? फिसल जाएगी। देखो मैं दोबारा से इक्वेशन से देख रहा हूं। समतल वृत्ताकार सड़क पर कार की गति है ये। एक समीकरण तो ये आएगा, कार का भार तो नीचे की ओर, तो R बराबर mg। ठीक है, जो प्रतिक्रिया बल है वो हो जाएगा किसके बराबर? mg के बराबर। भार जो है वो mg के बराबर। दूसरा जो अभिकेंद्रीय बल है वो mv²/r, वो हमेशा किसके बराबर होगा? घर्षण बल के, F के बराबर। ठीक है, और F बराबर क्या होता है? μr। ठीक है, और R मैंने अभी बताया आपको, R जिससे कि हम समीकरण निकालेंगे कि R बराबर होगा mg, वहां बताया हुआ मैंने आपको। तो यहां से mv²/r इक्वल टू, ये R त्रिज्या है, इसको हटाओ चाहो तो दूसरा लिख लो स्मॉल में, स्मॉल r, और ये F तो म्यू, F इक्वल टू म्यू आर, और R कितना है? mg। ये m से m तो कट गया, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से? रूट ऑफ म्यू आर जी, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। इतना रहेगा तब तक तो ठीक है। ये घर्षण बल यानी जो अभिकेंद्रीय बल है इसके या तो बराबर हो घर्षण बल के या घर्षण बल से छोटा हो, तब तो काम ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि गाड़ी फिसल जाएगी। यानी इससे यदि छोटा है तब तक ठीक है, घर्षण बल से ये अभिकेंद्रीय बल छोटा है या बराबर है तब तो ठीक है। तो यहां से ये अगर साइन लेकर के चलोगे आप, तो ये आया, तो यहाँ साइन क्या आएगा? ये आएगा। तो ये चाल इससे या तो इसके बराबर रहे या इससे कम रहे, तो अधिकतम कितनी हो सकती है? इसके बराबर। तो मैंने इसलिए v मैक्स लिख दिया था। अधिकतम चाल उस जो सड़क का मोड़ बनाया हुआ है, समतल सड़क पर कार की जो चाल होगी अधिकतम, वो क्या हो जाएगी? रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, अब यही एक्सप्रेशन आपको, अब ये समतल नहीं रहा, कैसी सड़क बना दी गई है? ढालू। उसके लिए व्यंजक निकालना पड़ेगा कि चाल कितनी वहां पर हो सकती है। उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो घर्षण से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इनको नोट कर लेना प्रॉब्लम्स को। आप ट्राई करो पहले एक बार, अगर नहीं होता है तो फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि हम लास्ट में ये डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले आपने सबसे पहले अरस्तु की भ्रामकता का अध्ययन किया था। याद है आपको अरस्तु की भ्रामकता क्या थी? अरस्तु की भ्रामकता थी कि कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में जब ही रह सकती है कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत हो या आरोपित हो। अगर बाह्य बल आरोपित नहीं होगा तो वह वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं रह सकती। जबकि गैलीलियो ने क्या कहा था कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। ये गैलीलियो ने, जो कि जड़त्व को परिभाषित करता है अथवा न्यूटन के गति के प्रथम नियम को भी बताता है। तो गैलीलियो को में अंतर समझ में आ गया होगा। एक ने घर्षण की बात नहीं की थी, एक ने घर्षण की बात की है। घर्षण को रख करके बात की, घर्षण भी होता है, इसलिए उन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया था और अरस्तु के भ्रम को दूर किया था। फिर जड़त्व के बारे में बात हुई कि जड़त्व क्या है, फिर विराम का अर्थ पढ़ा था, गति का अर्थ पढ़ा था, दिशा का अर्थ पढ़ा। फिर आपने गति का प्रथम नियम
कि प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई वायु बल आरोपित न किया जाए। तो ये गति का प्रथम नियम, ये भी जड़त्व को परिभाषित करता था। ये बल की गुणात्मक परिभाषा देता है। जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है वह बल की गुणात्मक परिभाषा देता है, जबकि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम की बात करें तो वह आंकिक परिभाषा देता है। F बराबर जो ma है वहीं से निकल के आया था, हमने निकाल के भी दिखाया था आपको। क्या कहता है गति का द्वितीय नियम, याद है? न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती किसके, dp/dt के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यहां से हमें बल का सूत्र प्राप्त हो जाता है, कौन? F बराबर ma, ये मिल जाता है। फिर हमने संवेग संरक्षण को पढ़ा था। यहाँ के संवेग संरक्षण क्या होता है, तो ये बताया जाता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में ही किसी वस्तु का संवेग सदैव क्या रहता है, संरक्षित। बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है सदैव। फिर हमने आवेग को पढ़ा। आवेग क्या होता है, बल गुणा समय। मतलब जब सूक्ष्म समय के लिए कोई बल लगा हो तो उन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इनकी सबकी डिस्कशन करने के बाद, संवेग संरक्षण को पढ़ने के बाद, आवेग को पढ़ने के बाद न्यूटन का हमने तृतीय नियम सीखा था। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। और उसके बाद हमने घर्षण सीखा है, और फिर हमने कार की समतल सड़क पर गति पढ़ी थी। आज हम कार की गति ढालू सड़क पर पढ़ेंगे, मगर उससे पहले ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लर्न करेंगे, जिससे हमें ये एप्लीकेशन से ही तो हमें लर्न होगा कि एक्चुअल में हम जो थ्योरेटिकल लर्न किया है वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई करना भी हमें आना चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखो, पहले फर्स्ट को क्या कह रहा है, कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है। जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, उसके फर्श पर स्थिर रखा है। यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया है, इसको नोट कर लो। क्या दिया आपको, स्थैतिक। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक को लिखते हैं म्यू एस से, और वो दिया 0.15 है। तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक हो। अधिकतम त्वरण देखो, जैसे यहां बॉक्स रखा है ये, और ये रेलगाड़ी का फर्श है, और यहां उसने म्यू एस दे दिया। तो ये कह रहा है कि किस त्वरण से ये गतिशील हो। जब ये त्वरण से जाएगी तो इस पर विपरीत दिशा में क्या लगेगा, बल लगेगा। F बराबर ma, यदि इसका द्रव्यमान क्या है, m। जैसे आपने देखा हो किसी बस की छत पे यदि कुछ सामान रख दिया जाए, जैसे बस आगे जा रही होती तो वो किधर जाता है, पीछे जाता है, ठीक है, पीछे जाकर गिर जाता है। सूडो फोर्स उस पर एक छदम बल कार्य करता है। तो ये कहना चाह रहा है कि रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, तो ये कितने अधिकतम त्वरण से चल सकती है कि जिससे कि ये फिसले नहीं। कई दफा तो क्या होगा कि बॉक्स जो रखा है, अगर रेलगाड़ी ज्यादा त्वरण से चलेगी तो ये बॉक्स जो है पीछे की ओर फिसलने लग जाएगा, पीछे की ओर फिसलने लग जाएगा। अब जब पीछे की ओर फिसलने लगेगा तो बात कंसेप्ट समझो यहाँ पे। जैसे कि रेलगाड़ी आगे की ओर भाग रही हो, ये रेलगाड़ी की गति की दिशा है, रेलगाड़ी, ठीक है, की गति। जब रेलगाड़ी इधर जाएगी, ध्यान देना, रेलगाड़ी इधर जाएगी तो आप ये बताओ क्या ये ब्लॉक आगे की ओर जाएगा, नहीं जाएगा। किधर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। तो वो ये कह रहा है जैसे ब्लॉक जाएगा पीछे की ओर तो घर्षण किधर लगेगा, आगे की ओर लगेगा, ऐसे लगेगा। तो यहाँ घर्षण किसके बराबर हो, यानी जो इस पर रेलगाड़ी द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है उसके बराबर भी घर्षण बल तो ऐसे लग रहा है रेलगाड़ी द्वारा, और घर्षण बल लगेगा फिर ऐसे इस दिशा में, बल के विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये दोनों बल यदि बराबर होंगे तब तक तो ब्लॉक स्थिर अवस्था में रहेगा, फर्श पर नहीं रखा रहेगा। अगर यदि ये बल ज्यादा होने लग गया तो ये इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम त्वरण हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो यहां से चित्र से देखें, F तो हो गया, F बराबर हो गया ma मैक्स, ठीक है। इस पर ब्लॉक पर या बॉक्स पर जो बल कार्य करेगा रेलगाड़ी के त्वरित होने से। अब बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के मध्य कार्यरत घर्षण बल क्या होगा, F बराबर म्यू आर, ठीक है, म्यू इंटू आर
प्रतिक्रिया बल, तो ये हो गया म्यू एम जी। अब म्यू का मान दे रखा है इसमें 0.15, 15 जी 10 लगा लेते हैं एम, तो ये आ गया एक समीकरण, मतलब घर्षण बल का मान ये मिला। ये किसके बराबर हो, इस बल के बराबर हो, ठीक है। तो यहां एफ बराबर क्या है, ये है एम ए मैक्स स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए क्या होना चाहिए, एफ बराबर होना चाहिए कि इस कैपिटल एफ के। तो यहां से देखो अब यहां कर ले रहे हैं 0.15 गुणा 10, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 एम बराबर एम ए मैक्स, एम से एम कट गया तो ए मैक्स कितना आ गया 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना आ गया अधिकतम त्वरण। समझ आ रहा है? तो ये अधिकतम त्वरण आ गया जो उसने पूछा था कि अधिकतम त्वरण ज्ञात की, तो ए मैक्स कितना आ रहा है 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तब तक तो ये स्थिर अवस्था में रहेगा, और यदि इससे ज्यादा त्वरित होने लगती रही गाड़ी तो ये बॉक्स स्थिर अवस्था में नहीं रहेगा, इस पर इस दिशा में ज्यादा बल हो जाएगा, किससे, घर्षण बल से। तो ये उस स्थिति में साम्यावस्था या विरामावस्था की स्थिति में नहीं रह पाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लेना आप इसको, देखो ऐसे जैसे मैंने बनाया हुआ डायग्राम वैसे ही, ठीक है। तो स्थिर अवस्था के लिए ये प्रतिबंध अवश्य आवश्यक है, अगर ये नहीं रखेंगे आप तो वो स्थिर अवस्था में नहीं रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इधर, ये वाला 4 किलोग्राम का कोई गुटका एक क्षैतिज समतल पर रखा है, 4 केजी का कोई गुटका है जो क्षैतिज समतल पर रखा है। समतल को धीरे धीरे तब तक आनत किया जाता है कि जब तक क्षैतिज से किसी कोण थीटा 15 अंश पर वह गुटका सरकना आरंभ नहीं कर देता। पृष्ठ और गुटके के मध्य स्थितिक घर्षण गुणांक क्या है। मतलब ऐसे ब्लॉक रखा हो, गुटका रखा है, धीरे धीरे उस आनत तल को ऐसे उठाया जाता है। आनत जब तक किया जाता है कि जब तक ये सरकना प्रारंभ नहीं करे, मतलब अधिकतम स्थितिक घर्षण बल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या स्थिति है, देखो कुछ इस तरीके से है, ये मान लो उठा दिया इसने, ये 15 अंश के कोण पे उठा दिया। इस ब्लॉक का मान 4 केजी, तो इसका भार तो नीचे की ओर जाएगा, ये 4 इंटू जी, और जी मतलब क्या लिखा है 4 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान है एम जी से। अब ये जो भार है इसके 2 घटक होंगे, ठीक है। प्रतिक्रिया बल देखो सदैव हमेशा कैसे होता है, लंबवत होता है, जितने भी सरफेस होते हैं कॉन्टेक्ट सरफेस उनके लंबवत। तो ये तो आर हो गया, तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा इसकी सीध में बिल्कुल ऐसे एम जी कॉस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, और इधर होगा एम जी साइन थीटा। ये घटक तो क्या करेगा, इस ब्लॉक को इधर खींचना चाहेगा, और ये वाला क्या करेगा, उसको अभिलंबवत उसके एक बल लगाएगा। तो घर्षण बल किधर लगेगा, घर्षण बल लगेगा ऐसे ही। अब इसको सॉल्व कर लो बस, ये समझ में आया क्या आपको, ये वाला डायग्राम भी मैंने प्लॉट किया है। घर्षण बल लग गया ऊपर और ये बल लग गया नीचे, भार का एक घटक तो नीचे आ गया, पर एक घटक सॉरी इस साइड में आ गया, और भार का एक घटक ये चला गया एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ साम्य अवस्था में कब तक रहेगा, मतलब समेशन एफ वाई शुड बी 0 और समेशन एफ एक्स शुड बी 0, दोनों के मान क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। तो पहले ये इसको तल के समानांतर मान लो इसको, ठीक है। तो वहां से एफ बराबर क्या आ गया एम जी साइन ऑफ थीटा, और इधर से क्या मिल गया, इधर से मिल गया आर बराबर एम जी कॉस थीटा। दो समीकरण मिल रहे हैं। आर क्या है, प्रतिक्रिया बल है, तो यहां लिख दो, यहां आर सही, आर ये मिल गया आपको। अभी ऐसे रहने दो इसको, एक समीकरण ये रहा और एक समीकरण ये रहा। समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो यहां से क्या मिला, एफ बटे आर बराबर एम जी बटे एम जी
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, mg कट गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा। अब ये टर्म बची यहाँ पे, तो अब बताना आप यहाँ से उसने क्या पूछा था, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस पूछा था। अब म्यू एस तो भी आया ही नहीं आपके पास, कैसे लगाओगे इसमें म्यू एस, कैसे आ जाएगा, है कोई आइडिया आपको, दिख रहा है अब तो आपको सॉल्व हो गया, लग सकता है ना। ये घर्षण बल है F, इसका मान क्या होगा, हम जानते हैं सीमांत घर्षण बल F बराबर हो गया म्यू एस इंटू आर। ये आर इसके बराबर है, ये आर जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे समीकरण ए डाल दो, समीकरण ए से देखो अब म्यू एस इंटू आर बटे आर बराबर हो गया टेन थीटा, आर से आर कट गया, तो थीटा कितना था 15, तो म्यू एस बराबर हो गया 10 15। तो इस तरह से घर्षण गुणांक निकल के आ गया है म्यू एस बराबर 10 के 15। 10 15 तक छोड़ देंगे, अगर आपको 10 15 का आंशिक मान कहीं दिया हुआ है तो नोट कर देंगे, नहीं दिया तो यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इनको हटा दें यहां से। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, दोनों ही घर्षण से रिलेटेड थे। ठीक है, एक में घर्षण गुणांक पूछ लिया है, पहले में घर्षण गुणांक दिया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई ब्लॉक है 20 kg और ये यहाँ एक स्ट्रिंग की हेल्प से बना हुआ है, ये पुली से होता हुआ ऐसे स्ट्रिंग जा रही है और यहाँ 3 किलोग्राम का एक ब्लॉक इससे लटका हुआ है 3 kg का। ठीक है, जी की वैल्यू उसने कहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है आपको। यहाँ टी है तनाव, यहाँ टी है तनाव इसमें। तो उसने कहा है कि एक तो टी का मान ज्ञात करो और इस निकाय का त्वरण क्या है, किस त्वरण के साथ ये निकाय गतिशील होगा यदि यहाँ गतिक घर्षण गुणांक म्यू के लिए रखा है 0.04। ये डेटा गिवन है हमें। पहले क्वेश्चन समझो, एक ब्लॉक है यहाँ पर रखा हुआ इस तरीके से और ये एक घिरनी है। ठीक है, और इस घिरनी से एक रस्सी यहाँ से लटकी हुई है और इस रस्सी के दूसरे सिरे पर 3 किलोग्राम का एक द्रव्यमान लटका हुआ है, गुटका लटका हुआ है, एक सिरे पर 20 किलोग्राम का। यहाँ तो घर्षण होने का चांस नहीं है, संपर्क प्रश्न नहीं है। यहाँ घर्षण गतिक घर्षण गुणांक आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि इसका त्वरण क्या होगा, किस त्वरण के साथ ये जो ब्लॉक है, ये जो गुटका है गतिशील होगा और इस रस्सी में तनाव T क्या रहेगा। तो मान लेते हैं, वैसे तो हमें पता नहीं किस त्वरण के साथ गतिशील है। अब देखो, ये तो तनाव इधर लगाएगा और घर्षण इधर लगेगा, फिर है ना, घर्षण इधर लगेगा F K, तो त्वरण इस तरफ भी गतिशील होगा E त्वरण के साथ। ठीक, मान लिया ये A त्वरण से ऐसे चला जाता है, हमने माना हुआ है। तो इन दोनों के FBD मुक्त आरेख बना लेते हैं, इसका भी यहाँ बना लो और इसका भी, साम्य स्थिति के लिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ सिचुएशन दिखाई दे रही है उसका ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं हम पहले इस 3 kg के लिए। अभी मैं समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ, बाकी बहुत छोटी चीज है। 3 किलोग्राम का है तो इसका भार mg नीचे की ओर, m दे रखा है 3 और g दे रखा है 10, तो कितना हो गया 30 न्यूटन। ये नीचे की ओर लगेगा, देखो 3 गुणा 10 कितना हो गया 30, 3 है 30। ये तनाव अपने माना है T ऊपर की ओर और त्वरण है A। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है तो ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा कम, तो 30 माइनस T बराबर क्या हो जाएगा MA। या एक दूसरा काम कर सकते हो कि अपवर्ड सारे पॉजिटिव और डाउनवर्ड को सबको नेगेटिव ले लो, बराबर 0 कर दो। इस तरीके से समीकरण लिखो इसका, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 30
ये 30 न्यूटन माइनस टी बराबर एम इंटू ए। एम ए और एम तो हमें पता है कितना है 3, इसके लिए 3 kg है तो 3a। एक समीकरण तो बना दो इसको आप, ठीक। अब दूसरा मुक्त आरेख इसका बना लो अलग से समीकरण लिखने के लिए। तो देखो इसका मुक्त आरेख बनाओगे आप इस तरीके से। इसका मुक्त आरेख ये 20 kg का है यहाँ, इसका भार mg वही नीचे ले जाएगा, प्रक्रिया बल पर रहेगा r, F के इधर है, एक तनाव T लगा हुआ है और ये A त्वरण से इधर गतिशील है। तो देखो ये तो संतुलित हो रहे होंगे ऊपर वाले, तो उससे कोई मतलब नहीं, हमें चर्चा ऐसी करनी है क्षैतिज वाले की। तो क्षैतिज में देखो वो उधर जा रहा है तो T माइनस एफ के, क्यों T बड़ा होगा तभी तो उधर जा रहा है, बराबर एम ए। और यहाँ m 20 वाला लेंगे, कितना 20। एफ के मान कैसे निकालोगे, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर म्यू आर। तो यहां से देखो, यहां से आर बराबर तो एम जी है, प्रक्रिया बल m का मान रख लेना। तो एफ के का मान कितना आ जाएगा, एफ के बराबर होगा म्यू के इंटू आर। तो एफ के बराबर क्या आ गया, म्यू के दे रखा है 0.04 और आर हो गया ये प्रक्रिया बल 200। 20 तो ये है, जी 10 है तो 20 है 200, तो इसको गुणा कर लो, 2 जीरो चली गई इसमें, तो एफ के कितना आ गया 8 आ गया निकल के, 4 दूनी 8 न्यूटन। प्रक्रिया बल ये आ गया, 8 न्यूटन इधर लग रहा है, टी उधर लग रहा है, इस त्वरण के साथ जा रहा है। तो दूसरा समीकरण इसके लिए अब यहां लिख ले रहा हूं मैं, दोनों समीकरण को आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम। तो टी देखो ये वाला टी माइनस एफ के कितना है 8 बराबर 20 ए, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 को देखो, एक जगह तो समीकरण 1 क्या है 30 माइनस टी बराबर 3 है। अगर इनको जोड़ दें तो ये कट जाएंगे, जोड़ने पर तो टी तो कट गए और 30 में से 8 गए तो कितना बच गया 22, और ये कितना हो गया 20 और 3 23, 23 है तो ए बराबर कितना आ गया 22/23, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस त्वरण के साथ ये गतिशील होगा, ये जो ब्लॉक है इस त्वरण के साथ। ए का मान किसी समीकरण में रख दो टी मिल जाएगा, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में टी का मान, समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, समीकरण 1 में टी का मान रख दो, तो समीकरण 1 में अगर हम टी का मान रखते हैं तो क्या होगा वहां से 30 माइनस ए का मान 30 माइनस टी बराबर है 3 इंटू ए, कितना है 22/23। तो टी उधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 30 माइनस 3 गुणा 22/23 बराबर आ गया टी। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, टी का मान मिल जाएगा और वहां से क्या मिल गया ए मिल गया। दोबारा से समझो, समीकरण बनाने मेनली आपको 2, तो एक समीकरण मैंने इससे बनाया ये वाला, यहां से देखो। तो ये समीकरण 3 किलोग्राम का है, तो भार इसका हो जाएगा mg नीचे की ओर 30 न्यूटन, नीचे की ओर टी ऊपर की ओर। तो ब्लॉक आ कितना है नीचे की ओर आ रहा है, तो 30 माइनस टी का जा रहा है अपवर्ड बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए होता है, तो कुल बल निकाल लो और वो किसके बराबर होना चाहिए एम ए के बराबर। ऐसे ही तो ये समीकरण तो बन गया 30 माइनस टी बराबर एम ए, ये बन गया। दूसरा समीकरण ये वाले ब्लॉक के लिए, तो यहां से ये इधर जा रहा है तो टी माइनस एफ के बराबर एम ए, यहाँ एम 20 रहेगा, तो मैंने वो रखा होगा। पहले तो आर निकाला यहाँ से प्रक्रिया बल, इससे कितना हो जाएगा एम जी के बराबर, एम कितना है 20, जी 10 का गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा ये आर का मान, ये आर का मान 200 आ गया, म्यू के का मान रख दिया 0.04, वहां से गुणा किया तो ये आ गया 8 न्यूटन एफ के का मान। फिर समीकरण बना लिया इससे हमने, तो टी माइनस ये 8 बराबर 20 ए, क्योंकि एम बराबर कितना है 20 इसके लिए। ये समीकरण बन गए दोनों, और दोनों समीकरणों को क्या कर दिया हमने जोड़ दिया। तो जोड़ोगे आप यहाँ से, तो माइनस का 8 है, ये 30 है, तो ये तो 22 बन गया और ये 23 बन गया। तो ए का मान निकल के आ गया ये, और इसका ए का मान किसी समीकरण में चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, उससे आपको क्या मिल जाएगा टी मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये हमने एक प्रॉब्लम और डिस्कस की। एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम था जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है और कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में वो रिलेट कर लिया जाता है। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, वो फेमस है, कई जगह आपको देखने को भी मिलेगा और आपके प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है ये। कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, ये मान लो कोई लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। इस व्यक्ति का जो भार है, द्रव्यमान ले लो 50 किलोग्राम, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल 50 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। ये व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है, तो और जी का मान आपको लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कि यदि ये लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर की ओर जा रही हो, एक समान चाल से, पहला क्वेश्चन समझे, पहला क्या कह रहा है इसमें, यदि लिफ्ट 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति का वहां पर तुला लगी हुई है, इसमें यहाँ लिफ्ट में तुला पर खड़ा है व्यक्ति, किस पे, तुला पे, मतलब भौतिक तुला होगी, नापने वाली वजन कितना है इसका, तो भौतिक तुला द्वारा व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए कि भौतिक तुला इसका कितना भार व्यक्त करेगी। तो भौतिक तुला द्वारा व्यक्ति का भार क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। व्यक्ति जहां बैठा है ना लिफ्ट के अंदर, उस लिफ्ट में जो फिजिकल बैलेंस हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू होती है वो लगी हुई है, उस तराजू में वो खड़ा हुआ है या बैठा है, वो व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो लिफ्ट तराजू में जो बैठा हुआ है, और वो लिफ्ट पहले 10 मीटर प्रति सेकंड की 150 चाल से ऊपर की ओर जा रही है, तो उस तुला का पाठ्यांक कह दो कि तुला का पाठ्यांक है, जो तुला पाठ्यांक देगी वही तो भार होगा व्यक्ति का। तो भौतिक तुला द्वारा व्यक्ति का भार क्या होगा, मतलब भौतिक तुला का पाठ्यांक क्या है, एक तरीके से व्यक्ति का भार उस समय क्या होगा, ये उसने पूछा है। तो इस समय जब भी एक समान चाल से जा रही होती है, ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो व्यक्ति का एक्चुअल वेट है वही वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ त्वरण तो है नहीं, त्वरण होता तब या करके हमारा भार में परिवर्तन आता है, अगर त्वरण नहीं हो रही है तब भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले केस का बता रहा हूं। तो फर्स्ट केस के लिए आप किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ऊपर जा रही है तो आर माइनस आर ऊपर क्यों लगेगा और प्रतिक्रिया बल किधर लगेगा, नीचे की ओर, बराबर एम इंटू ए, ठीक है। व्यक्ति का द्रव्यमान दे रखा है 50, तो आर बराबर 50 गुणा जी दे रखा है 10, सॉरी आर माइनस 50, और त्वरण क्या है 0, क्यों सॉरी 0, क्योंकि एक समान चाल से चल रहा है वो, तो ये वाला जो पद है ये तो शून्य हो जाएगा, 50 गुणा 10 कितना हो गया 500, तो आर माइनस 500 बराबर 0, तो आर बराबर प्रतिक्रिया बल आ गया कितना 500 न्यूटन, ठीक है। तो प्रतिक्रिया बल कितना हो गया 500 न्यूटन आ गया, यहाँ से प्रतिक्रिया बल मिल गया इसको। यही क्या होगा, इस भौतिक तुला का पाठ्यांक होगा, पहला आंसर आ गया, ठीक है। भौतिक तुला का इस समय जो पाठ्यांक होगा वो ये होगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन समझो इसी का, यदि सेकंड पार्ट इसका, यदि तुला 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही हो तो तुला
का पाठ्यांक क्या होगा। ठीक है, यदि तुला कैसे आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। कैसे आ रही है? नीचे। तो वही आप क्या करो, एफबीडी मुक्तालिक बना लो इस स्थिति में। तो मैं एक इस तरीके से बना लेता हूं। ये सब कुछ है यहाँ पे, व्यक्ति, भार, सब कुछ, व्यक्ति और उसकी तुला, पूरा द्रव्यमान लिफ्ट के अंदर जो बैठा हुआ उसका। अब इसका भाग चला जाएगा किधर, mg नीचे की ओर, और जो प्रतिक्रिया बल होगा वो तो लगेगा r डैश ऊपर की ओर, जो कि भौतिक तुला मापन करेगी किसका, r डैश चाहिए भौतिक तुला को। और ये किस त्वरण से नीचे जा रहा है, वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो ये बल ज्यादा होगा इससे, जब तो नीचे जा रहा होगा। तो समीकरण कैसे लिखोगे आप, mg माइनस r डैश बराबर m इंटू ए कितना है 5 ma। ऐसे कर लो ma। अब m का मान रखते जाओ, m के लिए कितना था 50, g कितना है 10, माइनस r डैश बराबर 50 गुणा 5, तो ये तो हो गया 500, माइनस r डैश बराबर 25 250, r डैश को उधर ले जाओ तो 500 माइनस 250 बराबर क्या हो गया r डैश। तो r डैश इस स्थिति में कितना आ गया 250 न्यूटन। ठीक है, तो व्यक्ति द्वारा मापा गया भार ये होगा इस समय, सॉरी तुला द्वारा जो भार मापा जाएगा उसका पाठ्यांक ये होगा। ये देखिए इतना भार है उसका। थर्ड केस में यदि लिफ्ट लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही हो, तो तुला का पाठ्यांक क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या एफबीडीसी से बना सकते हो क्या, अब ऊपर जा रही है बस, प्रतिक्रिया बल मान लो ये r डबल डैश कर दो इस स्थिति में, और ये भार mg तो नीचे की ओर रहेगा। अब त्वरण किधर है, ऊपर की ओर, समीकरण बना लो। तो अब क्या होगा, ऊपर जाता है तो r डबल डैश ज्यादा है, माइनस mg बराबर ma। तो r डबल डैश क्या हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए। सही है, तो r डबल डैश क्या हो गया, m तो था 50, g कितना है 10 और a कितना है 5, 15 15 75 750 न्यूटन। ये आ गया इस स्थिति में जो तुला का पाठ्यांक होगा, ये मापन करेगी तुला इस समय। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब नीचे आ रही थी लिफ्ट किसी त्वरण के साथ तो 250 और ऊपर आए तो 750 पाठ्यांक आ गया। तो नीचे आते समय हमें इसीलिए अपने भार में कमी का एहसास, जब भी आप जंप करो नीचे की ओर तो हमें क्या है अनुभव होता है कि हमारे भार में कमी हो चुकी है, हमारा द्रव्यमान घट चुका है। और यदि ऐसा हो रहा होगा आप ऊपर की ओर जा रहे हो किसी लिफ्ट की सहायता से, तब हमें ये फील होता है कि हमारा भार बढ़ गया है। रीजन क्या है, सेम रीजन है। देखो तुम दोनों समान है, सारे फैक्टर समान है, बस ये कह दिया एक में नीचे जा रही है एक में ऊपर, इतना फर्क किया है। और आंसर में कितना बड़ा चेंज आ गया, देखो 500 न्यूटन का चेंज है यहाँ। ठीक है, 750 न्यूटन ये केवल ये 250 न्यूटन है। तो जब भी ऊपर आती है तो हमारे व्यक्ति को अपने भार में वृद्धि इसी कारण से प्रतीत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि त्वरण क्या हो जाता है वो उस स्थिति में जुड़ जाता है। क्लियर हो गया। तो ये अब एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता था कि यदि ये लिफ्ट मुक्त रूप से, जो कि क्यों, जैसे लिफ्ट अचानक से मशीन खराब हो जाए और मशीन खराब होने पे लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर आ जाए, फ्रीली एकदम फॉल हो जाए इसका लिफ्ट का, तो उस समय उसका पाठ्यांक क्या होगा। देखते हैं इसको भी, फोर्थ फेज का पार्ट, इसको डालें। तो अब डिस्कस करेंगे ढालू सड़क पर कार की गति, जो ढलान बना होता है उस पर कार की गति। एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये क्षैतिज है और क्षैतिज के साथ मान लो थीटा कोण का ढलान दिया हुआ है, मतलब इसको इतना उठाया हुआ है, थीटा कोण से उठाया हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे कार हो तो मैं एक ब्लॉक से ही दिखा लेता हूं इसको, कार को
ये कार ऐसे, तो इसका जो भार होगा वो तो भाई नीचे की ओर चला जाएगा mg, सही है ना। और इसका जो प्रतिक्रिया वाला है वो इसके लंबवत, अभिलंबवत ऐसे लगेगा एन, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। और ये जो अब एन के घटक तोड़ लो आप, घर्षण बल किधर लगेगा इसमें, देखो इधर लगेगा सतह के समानांतर इस तरफ F। तो घर्षण बल एक तो प्रदान कराएगा और दूसरा एक इसका घटक इधर आएगा क्षैतिज इस तल के समानांतर, वो इसको प्रदान करेगा। अब ये कौन थीटा है यहाँ देखो, ठीक है, ये कौन थीटा है, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, क्लियर। तो इस एन का एक घटक तो इधर चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो एन का एक घटक तो इधर चला गया, वो होगा एन कॉस थीटा। दूसरा घटक एक इधर आ जाएगा, ये होगा एन साइन थीटा, ठीक। तो ये है यहाँ सिचुएशन, इस सिचुएशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बाहर ये रहा एन cos थीटा चला गया। अब mg के साथ साथ जैसे ही आएगा तो ये तल भी तो इस पर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा, ये तल प्रतिक्रिया बल लगा रहा था ना, ये एन, ये वाला यही तो प्रतिक्रिया बल है, एन या आर से लिख लेते तो ये बन गया एन साइन थीटा, इधर आ गया। अब हम इसका समीकरण यहाँ से बनाते हैं, पहले मुक्त आरेख इसी से कैसे बनाओगे, देखो यह कार है, इस कार पर दो तो एन साइन थीटा और एक लग रहा है इसका घर्षण बल F। तो इधर ये ही क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, दोनों के दोनों ये प्रोवाइड कर रहे होंगे क्या, इसको अभिकेंद्रीय बल। तो चित्रानुसार लिख देते हैं यहाँ, पहले थोड़ा लिख लो, माना चित्रानुसार कार थीटा ढलान के मोड़ पर के वृत्ताकार मोड़ पर गतिशील है, वृत्ताकार मोड़ पर क्या है, गतिशील है। तो अब देखो वही यहां से आपको समीकरण बनाने हैं, तो यहाँ समीकरण क्या बनेगा, एक तो बन गया एन साइन थीटा प्लस एफ बराबर हो गया एम वी स्क्वायर बट्टे आर। ये आर क्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, यहां आर वृत्ताकार मोड़ की त्रिज्या है, आर क्या, वृत्ताकार मोड़ की त्रिज्या है। एफ आपको पता है ये घर्षण बल है, तो एफ का मान क्या होगा, ए बराबर होगा यहाँ से म्यू एन, एन वहां से आपको देखना पड़ेगा, तो अभी तो एजिटेड रख दो इसको, एफ तो हमारा क्या आ गया, एफ है म्यू एन के बराबर, तो एन साइन थीटा प्लस म्यू एन बराबर हो गया एम वी स्क्वायर बट्टे आर। अब यहां से एक समीकरण तो ये बन जाएगा, इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा मैं, यहाँ लिख देते हैं एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बट्टे आर, एक समीकरण बन गया। अब दूसरा ऊर्ध्वाधर के लिए बना लो, तो ऊर्ध्वाधर के लिए बनाओगे आप, तो ऊर्ध्वाधर के लिए क्या बनना है, ये बनना है, ध्यान देना ऊर्ध्वाधर के भी दो चीजें हैं यहाँ, ऊर्ध्वाधर के लिए अभी एक चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये लगा हुआ है एफ, ठीक है, ऐसे इस तल की क्या है, समानांतर, तो इस तल के समानांतर जो है इसके अगर चाहते तो हम दो घटक तोड़ सकते थे, कैसे तोड़ सकते हो, एक तो हम तोड़ते इसकी के क्षैतिज दिशा में ऐसे, और एक तोड़ लेते किसमें, ऊर्ध्वाधर दिशा में। लेकिन हमने क्या किया है, देखो यहाँ एक तो देख तल के समानांतर कर दिया घटक, यहाँ सॉरी ये क्षैतिज घटक आएगा, ये गलत कर दिया यहाँ, ये घटक सॉरी ऐसे जाएगा यो एकदम क्षैतिज में, एन साइन थीटा। अब चीज आपको समझ में आएगी, तो एन साइन थीटा हो गया। अब ये जो एफ है ये वाला, अब इसके घटक देखने हैं आपको, एक तो नीचे की ओर जाएगा ये,
ठीक है, और एक जाएगा ऊपर की ओर। तो ये कुछ ऐसे है, देखो एक रेखा आपको ऐसे दिखाई दे रही होगी, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा होगा। ये मतलब एफ इसके साथ क्या बनाएगा, थीटा कोण। तो इधर वाला जो घटक होगा इसके साथ वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा। क्या होगा, एफ कॉस थीटा। ये समीकरण थोड़ा गलत लिख दिया ये घटक की वजह से, अभी चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ये समीकरण दोबारा लिख देते हैं। एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, दोनों मिलके प्रोवाइड करेंगे क्या, एम वी स्क्वायर बटे आर। ये वी क्या है, यहाँ पे चाल है, अधिकतम चाल ले रहे हैं हम। आर क्या है, यहाँ वृत्ताकार मोड़ की त्रिज्या है। समीकरण नंबर 1 डाल दो इसको, यही रहने दो एलजीडी इसको। दूसरा उससे ये जो ऊर्ध्वाधर के लिए बना रहे हो, लेकिन एक घटक जब एफ का, ये एफ इधर लगा था, एक घटक एफ का इधर हो गया था एफ कॉस थीटा, तो एक घटक नीचे जो आएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो mg के साथ इसका एक घटक चला जाएगा, कौन सा होगा, एफ साइन थीटा। तो ऊर्ध्वाधर स्थिति के लिए ये किसके लिए था, समेशन एफ एक्स बराबर 0 तथा समेशन एफ वाई भी क्या होना चाहिए 0, संतुलन की स्थिति के लिए, कहीं भी नहीं जाए कि फिसल करके। तो ऊर्ध्वाधर में देखो बल कौन कौन से लगे हैं, एक तो एन कॉस थीटा लगा है ऊपर की ओर, माइनस का एफ साइन थीटा नीचे की ओर लगा हुआ है, और एक और लगा हुआ है माइनस का एम जी बराबर क्या है 0। अब यहां से आप कोई भी एक वैल्यू निकाल के रख दीजिए। एफ का मान तो रख देंगे हम, एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन होता है, क्योंकि घर्षण बल है, दोनों में पुट कर देंगे समीकरण 1 और 2 में। तो यहां से आपको एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन एफ की वैल्यू रख दी साइन थीटा बराबर एम जी। यहां से एन कॉमन ले लो, एन इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर क्या आ गया एम जी। एन का मान निकाल सकते हो, तो एन बराबर क्या आ गया, यहां से एन बराबर देखो एम जी के नीचे ये पूरी टर्म बन जाएगी, कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन ऑफ थीटा। एक समीकरण। अब एन का मान उपरोक्त समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में एफ का भी रख देना साथ में। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, पहले बी स्क्वायर निकालना है, बी निकालना है, लेकिन बाकी टर्म को इधर पहुंचा दो। समीकरण 1 से बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा। ठीक है, आर बट्टे एम और पहुंच जाएगा, क्या जाएगा ब्रैकेट के साथ, ये स्मॉल आर बट्टे एम। चेक कर लो, एन साइन थीटा एफ की वैल्यू म्यू एन कॉस थीटा, यहां से एफ की वैल्यू म्यू एन रख दी ना हमने। ठीक है, म्यू एन कॉस थीटा, ये आर इधर और एम नीचे पहुंच जाएगा। ठीक, अब एन का मान यहां से रख दो इसमें, तो रखो एन का मान, एन का मान समीकरण 1 से रखने पर तो v स्क्वायर बराबर एन, यहां पे देखो कॉमन आ सकता है ये पूरा का पूरा, देखो यहां भी एन है और यहां भी एन है, तो एन कॉमन ले लो, यहां से एन कॉमन ले लिया आपने, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू स्मॉल आर बटे एम। एन का मान रख दो, इसमें वी स्क्वायर इक्वल टू एन कितना है एम जी, यहां पर है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, बट्टे में क्या आ गया एम जी, कहां से आया था ये एन की वैल्यू के साथ, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू एन, म्यू एन क्यों रह जाएगा भैया,
माइनस के म्यू साइन थीटा, यहाँ स्मॉल आर बटे एम से एम कट गया, ठीक है। आर जी तो एक तरफ आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, और ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लो, नीचे भी cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा ले लिया तो यहाँ क्या रहेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा प्लस म्यू बटे cos थीटा यहाँ से ले रहे हो तो 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये बन गया। तो cos थीटा आपने यहाँ भी कॉमन लिया है, नीचे भी ये तो हुआ, ये cos थीटा क्या हो गया, कट गया। समझ में आया यहाँ तक? तो v क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब v बराबर आ गया रूट ऑफ आर जी के साथ में ये आ जाएगी पूरी टर्म म्यू प्लस टेन थीटा होल ओवर 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये निकल के आ गया आपके पास, क्लियर। तो v बराबर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस म्यू टेन थीटा, क्लियर। तो ये अधिकतम चाल इतनी है, इससे आप ज्यादा चाल करोगे या तो इसके बराबर रहनी चाहिए चाल या इससे कम रहनी चाहिए, तब तक तो आप सेफ कंडीशन में हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी जो व्हीकल है वो फिसल जाएगा। ये अधिकतम सुरक्षित चाल है जिस पर कि कार या कोई भी बाइक हो, बाइक या साइकिल है तो साइकिल, ये सुरक्षित चाल से गुजरा जा सकता है ढलान पे। इससे ज्यादा चाल करोगे आप तो वो वहां पे फिसलने के चांसेस रहेंगे। जो समतल सड़क वाला समीकरण था वो क्या था, v इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, ये आया था। इसमें क्या आया है, ये आया है। अगर इसका कंपेरिजन करेंगे आप तो ये वाला ज्यादा मिलेगा फैक्टर आपको। यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ म्यू आर जी तो है ही साथ में, ये रहा प्लस कुछ और है तो आर जी प्लस टेन थीटा अपॉन में एक से वैल्यू कम हो जाएगी, 1 माइनस म्यू टेन थीटा है तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, तो एक से कम हो जाएगी तो रिजल्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये चाल तो कम है, ढलान होने से ये चाल क्या हो गई, बढ़ गई। तो ढलान बन गया, उससे क्या होगा, आप तेज स्पीड के साथ निकल सकते हो, जगह भी कम ली, स्पेस भी कम लिया, ठीक है, और हमारा स्पीड भी इंक्रीज हो गई। ज्यादा स्पीड के साथ वहां आसानी से गुजरा जा सकता है बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी फिसलन के। बिना फिसले हुए आप वहां से आसानी से सुरक्षित निकल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अधिकतम चाल ये होगी जो कि कभी कभी जो डाइवर्जेंस आता है ढलान वाला, उस पर लिखी होती है अधिकतम चाल, तो वो सीमा है, उतनी चाल से ज्यादा चाल अपनी गाड़ी की ना रखें। अगर उससे ज्यादा रखेंगे तो आपके फिसलने के चांसेस वहां रहेंगे। ओके, तो ये हमारा ढलान वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, वर्तुल्य गति का। अब कुछ क्वेश्चंस हम इसके यहां से देख लेते हैं ढलान वाले, और फिर उसके बाद जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट था कार की गति का और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो पहला क्या कह रहा है, ये कह रहा है 300 मीटर त्रिज्या, 300 मीटर तो त्रिज्या दे रखी है मोड़ की, ठीक है। 300 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार मोड़ के मैदान का ढाल थीटा मतलब 15 अंश दे रखा है, 15 अंश है। यदि मैदान और रेसकार के पट्टियों के बीच घर्षण गुणांक, मैदान और रेसकार की जो पट्टियों के बीच का घर्षण गुणांक है म्यू, वो दे रखा 0.2 है। तो इसने क्या पूछा है, दो क्वेश्चन पूछे। ए में पूछा है टायरों को फिसलने से बचाने के लिए, टायरों को फिसलने से बचाने के लिए रेस कार की अनुकूलतम चाल पूछे, अधिकतम नहीं अनुकूलतम चाल, रेस कार की अनुकूलतम
चाल क्या होगी। पहला। बी क्वेश्चन इसमें ही क्या पूछा है, इसने भी पूछा है फिसलने से बचने के लिए। अब फिसलने से बचने के लिए दोनों को समझना क्या क्या कह रहा है ना, सेंस समझना। फिसलने से बचने के लिए अधिकतम अनुकूल चाल क्या होगी। ठीक है, एक बार कह रहा है फिसलने के बचने के लिए, और टायरों को फिसलने से बचने के लिए। तो फिसलने नहीं हो सकता, टायरों को घिसने से बचने के लिए, या घिसने से बचने के लिए, और उसमें है फिसलने से बचने के लिए। तो घिसना नहीं, ये मतलब क्या है कि टायर घिसेंगे नहीं तो वहां घर्षण नहीं रहेगा। मतलब घिसेंगे जब तो घर्षण बल होगा, नहीं तो घिसेंगे नहीं। आप देखते हो जैसे चीं कर जाते हैं, ये चीं, कभी गाड़ी ऐसे टर्न करती है, एक साथ ब्रेक को अप्लाई करता है तो आवाज आती है, आपको एक साथ चीं, इस तरीके से। तो यहाँ पहला क्या है कि यहाँ जो मोड़ के लिए अभिकेंद्री बल होगा वो किससे प्राप्त हो जाएगा, कि जो प्रतिक्रिया बल का घटक होता है उससे प्राप्त हो जाएगा। क्यों? घर्षण नहीं है। तो इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे टायरों को घिसने से बचाने के लिए टायरों को घिसने से बचाने के लिए घर्षण बल या घर्षण शून्य होना चाहिए। अतः इस स्थिति में अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्रीय बल प्रतिक्रिया बल के घटक से, प्रतिक्रिया, अभी चित्र बनाऊंगा तब साफ दिखाई देगा आपको, प्रतिक्रिया बल के घटक से ही प्राप्त हो जाएगा। डायग्राम बनाते हैं, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। ऐसे इस प्रकार से ये ढलान हो गई, ये मान लो कार है आप थीटा कोण पे, तो घर्षण बल तो है नहीं, घर्षण बल नहीं है, इसका भाग तो ऐसे होगा mg, और इस प्रकार से होगा ये n, और यहाँ पर होगा ये थीटा, तो n cos थीटा तो ऊपर रह गया, और n sin थीटा ये रह गया। ठीक है, n sin थीटा। तो अब मुड़ने के लिए जो आवश्यक जो अभिकेंद्री बल है वो ये घटक प्रदान करेगा। इसका n जो sin थीटा है वही अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो अभिकेंद्री बल जो लगेगा उस पर समतल सड़क के लिए, इसके लिए वो ये n sin थीटा प्रोवाइड करेगा। अब f का घटक नहीं आ रहा ना, घर्षण बल है ही नहीं ना, तो एक घटक इधर चला जाता है उसका, और ये चला जाता है ऐसे यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो क्या मिलेगा हमें, एक तो मिल गया n cos थीटा बराबर हो गया mg यहाँ से, और एक हो गया n sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बटे r। ठीक है, तो n अगर काटना है तो आप इनको भाग दे दीजिएगा समीकरणों को। ये समीकरण 2 डाल दो और ये समीकरण 1, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। जैसे इस स्थिति में यहाँ पर जब घर्षण बल शून्य था तो यहीं से इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और हमें b का मान मिल जाएगा। चाहे तो आप ऐसा कर लो कि n का मान यहाँ से निकाल लो, इस समीकरण में रख दो, फिर b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण ये जो 2 डाला है, 1 2 डाल दो, 1 को 2, तो 1 से n का मान मिल सकता है। समीकरण 1 से n बराबर क्या होगा, mg cos थीटा, सॉरी mg अपॉन cos ऑफ थीटा, समीकरण 2 में रखने पर। रख दो, तो समीकरण 2 में यहां रखोगे तो ये आ गया mg sin थीटा बटे cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बटे r, m से m तो कट गया,
हमें चाहिए v, r इधर आ जाएगा, ये हो गया tan थीटा, तो r जी tan थीटा तो वही क्या ये, तो v स्क्वायर इक्वल हो गया r जी tan ऑफ थीटा। देखो म्यू तो नहीं आ रहा जो कि पहले आता था हमारा, तो v आ रहा क्या यहाँ पे, रूट ऑफ r जी tan थीटा। देखना एक बार चेक कर लो, आर जी टेन थीटा तो हो गया था, अंडर रूट और आ जाएगा, तो v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये घिसने से बचाने के लिए अधिकतम सुरक्षित चाल है, टायर घिसेंगे नहीं, इस पे टायर का घिसना बच जाएगा। अब फिसलन से बचाने के लिए घर्षण तो रहेगा लेकिन फिसले नहीं, तो क्या होना चाहिए कि जो चाल है वो हमारी इतनी होनी चाहिए कि घर्षण बल जो लगा हुआ उससे पर्याप्त चाल मिल जानी चाहिए, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, वहां से फिसल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डायग्राम वाले रख देते हैं इसको, और इसको समीकरण बदल जाएंगे अब यहाँ, ठीक है। तो समीकरण देखो यहां से, अब क्या होगा, अब इस स्थिति में वही जो पहले बनाया हुआ था, घर्षण बल ऐसे इसके समानांतर लग जाएगा F, इसके दो घटक हो जाएंगे, एक तो ये क्षैतिज घटक हो जाएगा और एक ऐसे ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। ये वाला घटक क्या होगा, F cos ऑफ थीटा, क्योंकि एक और थीटा होगा यहाँ पे ये वाला, और इधर हो जाएगा F sin ऑफ थीटा, ऐसे। तो दूसरा केस के लिए वही समीकरण लिखना है, समीकरण लिखना आना चाहिए वो सबको। तो पहले ऊर्ध्वाधर वाला समीकरण लिख रहा हूं, ऊपर की ओर कौन है, n cos थीटा माइनस का f sin थीटा इक्वल टू हो गया क्या, mg, सही है ना। इक्वल टू क्या कर दिया, माइनस का mg था, इस वजह से उस साइड भेज दिया, राइट हैंड साइड को। f का मान तो पता है आपको, म्यू n होता है अधिकतम मान, तो n cos थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा बराबर mg। यहाँ से n आप लिख सकते हो, n बराबर आ गया mg। मैं आपको रिजल्ट रटा हुआ याद नहीं करा रहा हूँ, मैं समीकरण से सॉल्व करके बता रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो mg बटे, डायरेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, मैं आपको दिखा के कर रहा हूँ यहाँ पे, n बटे mg बटे क्या हो जाएगा, ये cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, एक मिलेगा आपको यहाँ से। दूसरा उसको सॉल्व कर लो, अब केंद्रीय बल के लिए n साइन थीटा प्लस f cos थीटा, n साइन थीटा प्लस f cos थीटा बराबर क्या हो गया, mv स्क्वायर बटे r, ये केंद्रीय बल मिलेगा। f का मान वही है म्यू n, तो n तो बाहर ले लूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ, n बाहर ले लिया, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r। n का मान समीकरण 1 से रख लेंगे यहाँ पे, और v का मान निकालना था हमें, तो v डायरेक्ट लिख लूं पहले यहाँ से, तो v स्क्वायर इक्वल टू r अपॉन m इंटू n आ जाएगा, और n का मान क्या है, mg बटे ये वाला cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। ऊपर क्या है, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये m से m कट गया, बाकी सब तो ठीक है ना, हाँ ठीक है। एडजस्ट कर लो अब यहाँ से, तो v बराबर एक तरीके से क्या है, यहाँ देखो हमें आंकिक मान तो कुछ दिए नहीं है अभी, उन जो मैंने मिटा दिए आंकिक मान दिए हुए थे, उन आंकिक मानों को रख करके आपको क्या मिल जाएगा, v का मान मिल जाएगा। तो v क्या होगा, यहां से देखो, रूट ऑफ आर जी, ठीक है, ये आ जाएगा टेन 1 प्लस टेन थीटा, यहां से 1 प्लस म्यू, सॉरी टेन थीटा प्लस म्यू, ऊपर आ गया टेन थीटा प्लस म्यू ओवर, नीचे से क्या आ जाएगा, यहां से कॉस कॉमन हो गया, तो 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन ऑफ थीटा। ये होगी अधिकतम चाल फिसलने से बचने के लिए, किससे बचने के लिए, फिसलने से बचने के लिए। तो एक तो हमारा क्या आया था, v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा आया था पहले में, इसमें r का मान रख देना, g का मान रख देना थीटा, तो r का मुझे ध्यान नहीं करना, 300 मीटर था 300 रखना, g का मान 10 ले लेना, थीटा 15 था, 15 डिग्री का मान पता नहीं है तो आप यही तरह रिजल्ट छोड़ देंगे, अगर मान दिया होगा तब तो यहाँ तक सॉल्व करके लाएंगे पूरा, नहीं तो वहीं तक छोड़ देंगे। तो इसे मान रख देंगे तो इससे मिल जाएगा एकदम चाल। अब
यहाँ ये फैक्टर आया है, इन सब की वैल्यूज रख देना तो आपको आंसर यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो उन वैल्यूज को जो आपको दी हुई थी, जैसे सपोज करो आर में अगर आप 300 ही ले लो, यहाँ 300 और म्यू का मान दे रखा हुआ मान लो 0.2 रख दें और जी रख दिया जाए 10। आप डेटा चेक कर लेंगे, आपकी बुक में जो भी दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे। तो आर को 300 रखना, जी का मान 10 रखना, म्यू का मान रखना, आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे उसमें रख देना सारी वैल्यूज को, आर तो इतना ही रहेगा, वहां पे भी जी का और थीटा वहां पे दे रखा है, थीटा था 15 आई थिंक, 15 हो 30 हो जो भी हो वो रख देंगे। अगर डिटरमाइन हो सकता है उसकी निकल सकती है तो वहां निकाल के समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसने क्या क्या पैरामीटर दिए थे आपको, उसने जो पैरामीटर्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग कर लेना। हाँ 300 मीटर है, 15 है और घर्षण गुणांक भी 0.2, इन सबको रखेंगे यहाँ से तो आपको चाल मिल जाएगी। रख के दिखाऊंगे आपको, यार आप सॉल्व कर लेना क्योंकि 10 15 तो नहीं निकलेगा, इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा आपको। 300 गुणा 10 10 की वैल्यू 10 15 प्लस म्यू कितना है 0.2 बटे 1 माइनस 0.2 10 15 इतना आ जाएगा। दूसरा यहां से आ जाएगा v बराबर रूट ऑफ r कितना है 300, जी कितना है 10 और ये हो जाएगा 10 15। यहीं तक आप रिजल्ट छोड़ेंगे, 10 15 का मान आपको पता नहीं है, ठीक है। निकाल सकते हो 10 15 का मान? आई थिंक नहीं निकाल सकते। 45 में जोड़ो घटा दो तब भी नहीं 35 बनता है, 55 बन जाएगा, सॉरी 35 ही बनेगा, हाँ 35, 4 से 80 और 5 90 हो गया वहां से, नहीं 45 से नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप 15 डिग्री का मान नहीं निकाल सकते इस तरीके से, इसी टर्म में आपको छोड़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम देखिए ये वाला, एनसीईआरटी बुक से आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन धीरे धीरे बनने लगेंगे आपसे, एक साथ तो नहीं है मगर हाँ धीरे धीरे बनने लगेंगे। इसमें क्वेश्चन है ये, किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर, किसी फर्श पे जैसे 2 kg का एक गुटका रखा हुआ है, जब इस गुटके के ऊपर 25 kg सेंटी का लोहे का बेलन रख दिया जाए, यहाँ एक 25 किलोग्राम का ऐसे बेलन रख दिया जाता है, इसका मान कितना है, द्रव्यमान 25 kg, ठीक है, रखा जाता है तो फर्श स्थिर गति से नीचे धंसता है, मतलब त्वरित नहीं होता, ये इस जमीन के अंदर नीचे धंसता है, नीचे धंसता है तथा गुटका और बेलन एक साथ 25-37 किलोग्राम रखा जाता है, तो फर्श पूरा स्थिर गति से नीचे धंसता है तथा गुटका और बेलन एक साथ दोनों के दोनों, ये गुटका और बेलन ये जा रहे हैं 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के कोण से नीचे जाते हैं। गुटके की फर्श पर क्रिया, गुटके की फर्श पर यहाँ क्रिया प्रक्रिया मतलब आर। नंबर 1, फर्श के धंसने से पूर्व, फर्श के धंसने से पूर्व। नंबर 2, फर्श के धंसने के पश्चात, धंसने के पश्चात क्या है, जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समस्या में क्रिया प्रक्रिया युगलों को पहचानिए, तो ये क्वेश्चन है आपका। क्षैतिज का बेलन रखा जाता है तो फर्श नीचे स्थिर धंसता है, ठीक है। क्वेश्चन समझो कि धस कब नहीं रहा था, ये 2 किलोग्राम का जब रखा था तब तो नहीं धस रहा था,
तो उसने क्या पूछा है, फर्श के प्रतिक्रिया बल पूछना, यहाँ पे आर पूछा उसने, एक तो फर्श के धंसने से पूर्व और एक फर्श के धंसने। फर्श में कब धंसने लगा कि जब ये 25 किलोग्राम का बेलन इस गुटके के ऊपर रखा गया था, तब ये फर्श धंसने लगा है, वो भी नियत चाल से फर्श। लेकिन ये गुटका और बेलन ये जो है ये जाते हैं इतने त्वरण के साथ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से धंसते हैं फर्श के। फर्श तो ऐसे ही चाल से जा रहा है, वो त्वरण काउंट नहीं होगा। ये जिस त्वरण से घुस रहे हैं, अंदर जब धंस रहे हैं, वो त्वरण काउंटेबल है। तो किस तरह की सॉल्यूशन करेंगे, देखो यहाँ पहले वाले के लिए, जब ये धंसते नहीं है तब क्या स्थिति है, तब ये स्थिति है, केवल ये 2 किलोग्राम का गुटका रखा था, तो इसका भार तो होगा क्या नीचे की ओर, और प्रतिबल क्या आएगा आर, इसका ऊपर की ओर। इस स्थिति में आर बराबर हो जाएगा mg। तो R कितना है, ये आ गया, M कितना है 2 और G कितना है 10, तो R बराबर हो गया 20 न्यूटन। ठीक है। दूसरा, इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल निकालना है आपको, तो उसके लिए देखो क्या समीकरण आएगा, दूसरे वाले के लिए देखना, R ऊपर की ओर लगा है, सही है ना, और जा कितना है नीचे की ओर, तो 25 और 2 27, ये जो mg होगा mg लगा देता हूं, और ये होगा इस समय प्रतिक्रिया बल, और ये नीचे आ रहा है थोड़ा से, तो यहाँ क्या होगा दो समीकरण, mg माइनस आर बराबर m'a। तो आर को उधर भेज देता हूं मैं, r डैश कर देते हैं इसको, r डैश इक्वल टू क्या होगा mg माइनस m'a। r डैश बराबर हो गया, m डैश कॉमन ले लिया, g माइनस a रह गया। ठीक है, ध्यान से देखना आप इस चीज को, ये नीचे जा रहा था तो m'g नीचे क्यों लगाया, ठीक है, और R हमने R डैश ऊपर क्यों लगा दिया, तो नीचे ज्यादा है बल, तो इसलिए ये ज्यादा है, और उसको कम घटा दिया, पूरा बल ये रहा न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। तो R डैश सब कितना आ गया, यहाँ से M का मान रख दो 27, 0 to 10, और त्वरण कितना होता है 0.1, तो ये रहेगा 27 गुणा 9.9 गुणा कर देना, तो 27 गुणा 9.9 ये न्यूटन प्रतिक्रिया बल आ गया। एक यहाँ युग्म बल और लग सकता है अगर पहचान की जाए, तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर गुटका भी यहाँ पर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा बेलन पे, दोनों ही स्थितियों में युग्म बल की पहचान के लिए हमें प्रतिक्रिया बल यहाँ भी लगा, एक तो ये है कॉन्टेक्ट सरफेस और एक ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, प्रतिक्रिया बल यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी उपस्थित रहेगा, दोनों ही स्थिति बता देना, पहली स्थिति में रहेगा नहीं, यहाँ प्रतिक्रिया बल, द्वितीय स्थिति में प्रतिक्रिया बल यहाँ पे लगेगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। और क्वेश्चन देख लेते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये समझ में आए आपको न्यूमेरिकल्स, तो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया आपका, एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप लोग प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, कुछ जवाब के प्रश्न आपके बुक में पीछे दे रखे हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर पर सेकंड की अधिक आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम सहती के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल अर्पित किया गया है, पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा। तो जो दे रखा है वो नोट कर लेते हैं, क्या क्या दिया है, एक तो उसकी चाल दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, द्रव्यमान दे रखा है उसका, द्रव्यमान दिया हुआ है 20 किलोग्राम, और क्या कह रहा है मंदन बल लगा हुआ है, मंदन बल F 50 न्यूटन। उसने पूछा है कितना समय लगेगा इसको रोकने में, मंदन मतलब रोकने के लिए बल लगाया जाता है इस प्रकार से, तो कितना समय लगेगा उसको रोकने में। तो कैसे ज्ञात करोगे भाई, ये आरंभिक चाल तो u ले लो आप, u से चला हुआ है, तो जब रुकेगा तो v क्या हो जाएगा 0, तो प्रारंभिक वेग तो ये है और अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। m दे रखा है, f दे रखा है, a मिल सकता है,
न्यूटन के 2 नियम से F बराबर क्या होता है ma, F बराबर ma से A बराबर क्या हो गया F बटा m। F दिया हुआ है तुमको 50 और m दे रखा है 20, तो ये हो गया A आ गया 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। दूसरा समय पूछ रहा था, तो ये गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या कहता है v बराबर u प्लस 80, तो v0 u कितना है 15, 80। देखो ये मंदन बल था, तो ये मंदन होगा, ये यहाँ पे त्वरण ऋणात्मक होगा, ये त्वरण माइनस का 2/5 इंटू टी, तो टी बराबर कितना आ गया 15 बटे 2/5, ये 0 आ गया, तो 25 छक्का 150, 6 सेकंड लगेंगे उसको रोकने में। कितना समय लग गया 6 सेकंड। और कोई क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 किलोग्राम सहती के किसी पिंड पर आरोपित बल 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, बल का परिमाण व दिशा क्या है? बल का परिमाण व दिशा। ठीक है, सब नोट कर लो। पहले m दे रखा है इसने 3 किलोग्राम, ठीक है, 3 किलोग्राम का पिंड है। आरोपित बल t बराबर दे रखा है 25 सेकंड में। चाल बता दी है उसने, उसकी चाल u थी 2 मीटर प्रति सेकंड से कर देता है ये 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, बल का परिमाण व दिशा क्या है? बल का एक तो क्या पूछा है, परिमाण पूछा है, और दूसरी क्या पूछी है, दिशा। ठीक है, एक चीज तो साफ हो रही है क्वेश्चन से कि चाल में वृद्धि हो रही है। चाल में वृद्धि कब चाल बढ़ेगी? जैसे इधर ही चल रहा है, कोई गुटका है या कोई भी वस्तु इधर ही चल रही है, उसमें उसी दिशा में बल लगाओ तो चाल में वृद्धि होगी, और उसके विपरीत लगाओ चाल घटेगी, तो चाल में क्या हो रही है, वृद्धि। तो चाल की दिशा में ही बल आरोपित है। जो प्रारंभिक चाल की दिशा थी वही उसी दिशा में बल आरोपित है, तभी तो वृद्धि हुई है, नहीं तो वृद्धि नहीं होती। तो यहाँ सॉल्यूशन आप पहले ही लिख देंगे, क्योंकि बल आरोपित करने से, बल आरोपित करने से चाल में वृद्धि हो रही है, चाल में वृद्धि हो रही है, अतः चाल में वृद्धि हो रही है, अतः बल की दिशा, बल की दिशा, जो बल की दिशा है वो किधर है, चाल की दिशा में है। चाल की दिशा में। दूसरा, अब f का मान ज्ञात करना है। v दिया है, u दिया है, t दिया है, तो a मिल जाएगा, और f बराबर m लगा देंगे। गति का प्रथम समीकरण जो भी लगाया था, v बराबर u प्लस at से, तो v कितना है 3.5, u कितना है 2, a पता नहीं, t दिया है 25, तो यहां से 2 जाएगा 3.5 जाएगा, 3.5 बराबर हो गया 25a, तो a बराबर कितना आ गया 1.5 बटे 25, 10 हटा लो, 10 हटाओगे 10 माइनस 1 हो गया, एक 0 बढ़ा लो 2 हो गया, 25 छक्का 150, a बराबर आ गया 0.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। f का मान कितना आ गया, f बराबर m, f बराबर m कितना है 3, और a कितना है 0.06, तो 3 चिन्ह हटा रहे 0.18 न्यूटन, इतना न्यूटन का बल लगा है इस परिमाण का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने खूब सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया, और मोस्ट सारे जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने अब तक डिस्कस कर लिए चैप्टर से। प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें डिस्कस किए थे, और आज वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, और जो वृत्ताकार सड़क पर गति का जो हमने कॉन्सेप्ट है वो लर्न किया है। सीधा सीधा आप ना समीकरण बनाना सीखो, किस प्रकार से हम जो साम्यावस्था की स्थिति बताई गई थी उसमें जो बलों का जो अध्ययन हमने कराया है वो किस प्रकार समीकरण लगाए जाते हैं, वहां किस प्रकार समीकरणों का फॉर्मेशन होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में बल कैसे लगाए जाएंगे, क्षैतिज दिशा में बल का कैसे लगाए। जब भी गतिशील होते हैं
तब कुल बल शून्य नहीं होता, तब कुल बल का मान बराबर आता है न्यूटन के द्वितीय नियम ma के बराबर। यदि स्थिर है तब कुल बल वहां शून्य आ जाएगा। जैसे उदाहरण स्थिति में ज्यादातर शून्य रहता है, कभी कभी कह देता है, जैसे लेफ्ट वाला क्वेश्चन हो गया, उदाहरण में गति बताई थी तब मैंने ma के बराबर वहां रखा था, ठीक है। और अगर कहीं फर्स्ट पे ऐसे कोई गतिशील हो रही है वस्तु, तो ये देखो क्षैतिज दिशा में तो गतिशील है, ठीक है, ऐसे तो गतिशील है, लेकिन कोई ऐसे थोड़ा चल रही, तो इसमें ऊर्ध्वाधर दिशा में जो बल लगे हुए हैं उनका मान क्या है, शून्य है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करके अच्छे से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके जो मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व कराए उनका यूज करके जितने भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं पीछे उनको आप सॉल्व कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।